वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला एमसीक्यूज है मैच द लिस्ट 1 विद अ लिस्ट 2। हमें मैचिंग करानी है पहले कॉलम को किसके साथ, दूसरे कॉलम के साथ। उसके बाद चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ये जो ऑप्शन दिए गए उसके बाद इस ऑप्शन में से हमें करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले क्या दिया, लेंटिसल्स। मैचिंग कराने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पहला हम ऑप्शन देखेंगे। जैसे पहला दिया लेंटिसल। लेंटिसल का काम क्या होता है, ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, गैसेस एक्सचेंज में। तो पहले का क्या होगा, तीसरा होगा। पहले का क्या होगा, तीसरा। अब हम अपने ऑप्शन में देख लेते कि पहले का तीसरा किस किस ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पे पहले का तीसरा एक ही ऑप्शन में दिया गया और किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया। सपोज अगर किसी कॉलम में जो है मैचिंग कराने में अगर किसी कॉलम में दूसरे ऑप्शन में भी अगर तीसरा दिया है तो हम दूसरे का फंक्शन देखेंगे, उसकी मैचिंग कराएंगे। अगर वो भी रिपीटेड है तो हम तीसरा देखेंगे, तीसरे तक तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे फर्स्ट आ गया है आंसर और हमें ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले का आंसर हमें आता रहता है, जैसे पहले का आ गया लेंटिसल्स का फंक्शन हमें पता है। बट अगर हमें कॉक कैम्बियम का फंक्शन नहीं याद आ रहा है तो हम इजी तरीके से इस फिटिंग कर ले। सबसे बेस्ट होता है मैच द कॉलम को करेक्ट करना। ये मैच द कॉलम कभी भी गलत नहीं होगा। जो ऑप्शन मतलब जो भी कॉलम में से हमें जो भी आंसर आ रहा है सबसे पहले उसकी मैचिंग करा लो, फिर उस कॉलम में देख लो ऑप्शन दिए गए कि नहीं दिए गए, फिर उसके बाद उसे टिक कर दो। तो यहाँ पे तो लेंटिसल का फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो पहले का क्या होगा, तीसरा। अब हम देख लेते कॉक कैम्बियम का क्या होगा, कॉक कैम्बियम को फेलोजेंस बोलते हैं। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को क्या बोलते हैं, फेलोडम बोलते हैं। कॉर्क को क्या बोलते हैं, समब्रिम डिपोजिशन बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a specific recognition sequence identified by endonucleases to make cut at a specific position within the DNA is। मतलब क्या करता है, इंडोन्यूक्लियस का काम क्या होता है। इंडोन्यूक्लियस जैसे ये डीएनए का सेगमेंट है, जैसे ये डीएनए का सेगमेंट है, ये डीएनए की कहीं से भी कटिंग नहीं करता। मीन्स कहीं से भी शुरू हो जाए उसको डीएनए की कट करते, तो ये डीएनए की कटिंग कहीं से भी नहीं करता है कि स्पेसिफिक सीक्वेंस से करता है। सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, उसको देखता है, उसके बाद तब उसकी कटिंग करता है। तो वही जो रिकॉग्निशन करता है उसे क्या कहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया है डी जनरेट प्राइमर सीक्वेंस, दूसरा ओकाजाकी सीक्वेंस, तीसरा दिया गया है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और चौथा दिया पॉली ए टेल सीक्वेंस। यहाँ पे जब इंडोन्यूक्लियस डीएनए की कटिंग करता है तब वो क्या करता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हुए डीएनए की कटिंग करता है। अब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है अगर हम आगे से पढ़ रहे हैं, मीन्स फ्रंट से पढ़ रहे, बैक से पढ़ रहे, दोनों तरफ से हम पढ़ रहे हैं, दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। मीन्स आगे पीछे कहीं से भी पढ़े वर्डिंग क्या होगी, सेम होगी। मीन्स जो हम रिपीट कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या होगा, सेम होगा। तो जैसे इसीलिए तो डीएनए की कटिंग, जो डीएनए कट करता है मीन्स ये जो इंडोन्यूक्लियस कट करता है डीएनए की, वो एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हुए तब जाके डीएनए की कटिंग करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट ऑफ meiotic प्रोफेज show a terminization of chiasmata as its distinctive features। हमें ये बताना है ऐसा कौन सा meiotic प्रोफेज फेज है, स्टेज है जिसमें क्या होता है, टर्मिनाइजेशन होता हो किसका, चियास्माटा का टर्मिनाइजेशन। और चियास्माटा का टर्मिनाइजेशन कौन से फेज में होता है, सबसे लास्ट वाले स्टेज में होता है, दैट इज डाइकाइनेसिस। पहला ऑप्शन दिया लिप्टोटिन, दूसरा जाइगोटिन, तीसरा डाइकाइनेसिस, चौथा है पैकेटिन। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, ये कैसा meiotic प्रोफेज है जिसमें क्या शो करता है, ये चियास्माटा का टर्मिनाइजेशन शो करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन। इसमें ये पूछा गया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम किस ईयर में स्टार्ट हुआ था। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया 1920, दूसरा ऑप्शन है 1930, तीसरा 1950 और चौथा दिया गया 1951। जहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जहाँ पे WHO के बारे में बात की गई है, वहाँ पे लिखा गया है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो 1951 में स्टार्ट हुआ था। किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
अमीनोसेंटेसिस इज अ टेक्निक यूज टू, अमीनोसेंटेसिस जो टेक्निक होती है उसका यूज कहाँ पे किया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है, डिटरमाइन एरर इन अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म इन एम्ब्रियो। क्या अगर एम्ब्रियो के अंदर प्रॉपरली अमाइनो एसिड का डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्या उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है? दूसरा ऑप्शन दिया है, पिन पॉइंट स्पेसिफिक कार्डियक एलिमेंट इन द एम्ब्रियो। क्या बेबी के कार्डियक साइकिल में कोई प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए अमीनोसेंटेसिस टेक्निक का यूज किया जाता है। तीसरा दिया गया है, डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी इन एम्ब्रियो। इसमें यह बोला गया है कि अगर बेबी के अंदर कोई भी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है, उसको डिटरमाइन करने के लिए अमीनोसेंटेसिस टेक्निक का यूज किया जाता है, या फिर ऑल ऑफ दिस। ये दो ऑप्शन नहीं होंगे। इस टेक्निक का यूज किस में किया जाता है? टू डिटरमाइन द हेरिडिटरी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी इन द एम्ब्रियो। अमीनोसेंटेसिस टेक्निक का यूज किया जाता है अगर बेबी के अंदर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है, उसको डिटरमाइन करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज सी। कई बच्चे होते हैं ऑल ऑफ दीज देखते हैं, सोचते हैं ऑल ऑफ दीज, कहीं भी रहेगा ऑल ऑफ दीज ही करेक्ट आंसर होता है। हाँ, 90% ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर होता है, बट 10% गलत भी होता है। इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेडिएटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस? इन सब में से, इन चारों में से कौन सा नॉन मेडिएटेड आईयूडी है? सबसे पहला है CUT, दूसरा ऑप्शन दिया लिप्स लूप, तीसरा है CU7, चौथा LNG20। लिप्स लूप को क्या बोलते हैं? लिप्स लूप जो है वो नॉन मेडिएटेड आईयूडी है। इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते, हर साल तो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से 100% पूछा जाता है। तो नॉन मेडिएटेड आईयूडी कौन सा होता है? लिप्स लूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉपर टी? देखो ये भी इस टॉपिक से ही क्वेश्चन है। इसमें कॉपर टी काम क्या करता है? सबसे पहला ऑप्शन है टू इनहेबिट ओवुलेशन, क्या ओवुलेशन नहीं होने देता है? दूसरा ऑप्शन दिया टू इनहेबिट फर्टिलाइजेशन, क्या फर्टिलाइजेशन नहीं होने देता? तीसरा ऑप्शन दिया है क्या इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है? चौथा ऑप्शन दिया है क्या वो गैमेटोजेनेसिस नहीं होने देता है? कॉपर टी क्या करता है? टू इनहेबिट फर्टिलाइजेशन, क्या नहीं होने देता? फर्टिलाइजेशन ही नहीं होने देता। और जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक आगे का प्रोसेस जो है कंटिन्यू नहीं होगा। सो कॉपर टी कैन इनहेबिट द फर्टिलाइजेशन। The next question is, मल्टीलोड डिवाइस कंटेन, मल्टीलोड जो डिवाइस होता है उसके पास कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है? कॉपर प्रेजेंट होता है कि उसके पास मैग्नीज प्रेजेंट होता है कि उसके पास आयरन प्रेजेंट होता है कि उसके पास कैल्शियम प्रेजेंट होता है? मल्टीलोड डिवाइस के पास क्या प्रेजेंट होता है? कॉपर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कॉपर। सो द करेक्ट आंसर इज A. Next question is, which one of the following is the most widely accepted method of contraception in India at present? ये पूरी एक NCERT की ही लाइन लिखी गई है। NCERT में लिखा गया है कि इंडिया में ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है सर्वाइकल कैप्स, दूसरा ऑप्शन है ट्यूबिकोटॉमी, तीसरा ऑप्शन है डायाफ्राम और चौथा ऑप्शन है आईयूडी। सबसे ज्यादा वाइडली यूज एक्सेप्टेड टेक्निक है इंडिया में इन प्रेजेंट टाइम इज आईयूडी। सबसे ज्यादा किसका यूज किया था? इंट्रायूट्राइन डिवाइस का यूज किया था अभी प्रेजेंट टाइम में। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल? ये जो चार नाम दिए गए इसमें ये बताना है कि कौन सा बर्थ कंट्रोल मेथड है। ये सब में से सबसे बर्थ कंट्रोल मेथड कौन सा है? इन सब में से आईयूडी, दैट इज आईयूडी किसका यूज कर। और बाकी जो टेक्निक है जब कोई भी लेडी इनफर्टिलिटी रहती है, मीन्स प्रेग्नेंट नहीं होती है, तब इन सब टेक्निक का यूज किया जाता है। बाकी आईयूडी क्या है? आईयूडी क्या करता है? प्रिवेंट करता है ताकि वो लेडी प्रेग्नेंट ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मेथड कैन बी यूज फॉर वुमेन दैट कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम? ऐसा कौन सा मेथड है जिसका यूज किया जाता है जब कोई भी लेडी जो है वो ओवम प्रोड्यूस नहीं करती है बट उसको सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, फिर भी उसके अंदर ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, मीन्स ओवम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है? सबसे पहला ऑप्शन है GIFT,
दूसरा है आईयूडी, तीसरा है आईयूआई, चौथा दिया आईसीएसआई। किस टेक्निक का यूज किया था? जिफ्ट का यूज किया था। किसका? जिफ्ट का, GIFT टेक्निक का यूज किया जाता है जब कोई भी लेडी वो ओवम प्रोड्यूस नहीं करती है, बट उसको एक सुटेबल इन्वायरमेंट तो दिया जाता है, बट उसके अंदर ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्टुलाई सेल आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन्स नोन एज। उस हार्मोन का नाम बताओ जो हार्मोन सर्टुलाई सेल को क्या करता हो? कंट्रोल करता हो। जैसे LH हार्मोन क्या करता है? लेडिक सेल को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? लेडिक सेल को कंट्रोल करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, एंड्रोजन हार्मोन के सिक्रीशन में हेल्प करता है। वैसे उस हार्मोन का नाम बता जो सर्टुलाई सेल को रेगुलेट करता है। सबसे पहला ऑप्शन है LH, LH तो नहीं होगा। GH ग्रोथ हार्मोन का कोई इसके साथ कनेक्शन ही नहीं। रही बात प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का भी कोई काम ही नहीं इसके अंदर। प्रोलैक्टिन हार्मोन अलग ही हार्मोन हो गया। बचा क्या? FSH। कौन सा हार्मोन बचा? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या करता है? ये सर्टुलाई सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है। अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हमें याद नहीं हो रहा, तो याद करने का एक ट्रिक बताते हैं। जैसे LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग किससे स्टार्ट हो रहा है? L से स्टार्ट हो रहा है। और लेडी किससे स्टार्ट हो रहा है? L से। ये भी स्टार्ट हो गया। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या हो गया? लेडिक सेल पे एक्ट करता है। फिर सर्टुलाई सेल को हम कैसे याद करें? FSH क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बीच में S आ रहा है, तो ये सर्टुलाई सेल क्या करता है? किससे रेगुलेट होता है? बाय द हेल्प ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो द करेक्ट आंसर इज C. The next question is in most mammals the testes are located in scrotal sac for। ज़्यादातर मैमल्स में जो टेस्टिस होता है वो एक स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होता है, मीन्स एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। अब वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर में क्यों प्रेजेंट होता है उसका रीजन बताना है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है मोर स्पेस टू विजरल ऑर्गन, क्या ताकि और भी जो ऑर्गन है उनको ज़्यादा स्पेस मिल जाए इसलिए। दूसरा दिया गया क्या स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए प्रेजेंट होता है। तीसरा दिया है क्या सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए टेस्टिस स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होता है। चौथा दिया गया है इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ किडनी, क्या किडनी के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए टेस्टिस जो है स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होता है। टेस्टिस स्क्रोटल सैक में क्यों प्रेजेंट होता है? इसलिए प्रेजेंट होता है टू मेंटेन द टेम्परेचर। टेम्परेचर मेंटेन करेगा तभी क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, मींस स्पर्म का फॉर्मेशन करने के लिए जो है टेस्टिस किसके अंदर प्रेजेंट होता है? स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज B। हम पहला MCQs है temperature of the scrotum which is necessary for the functioning of testis is always around dash below the body temperature। मीन हमें यही बताना है कि स्क्रोटम को कितना टेम्परेचर चाहिए। हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उस टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर किसको चाहिए? स्क्रोटम को चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए स्क्रोटम को कितने टेम्परेचर की जरूरत होती है वो हमें बताना। सबसे पहला ऑप्शन दिया है 2 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 4 डिग्री सेल्सियस, तीसरा दिया 6 डिग्री सेल्सियस और चौथा दिया 8 डिग्री सेल्सियस। स्क्रोटम को टेम्परेचर चाहिए दैट इज 2 डिग्री सेल्सियस टू मेंटेन द टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो। स्क्रोटम को कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए? 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स। ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इन सब में से बताना कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है ओवरी, ओवरी नहीं होता, ना तो मेमरी ग्लैंड होता है। क्या होता है? मून प्यूबिस होता है और क्लाइटोरिस भी होता है, लेबिया मेजोरा भी होता है। तो कौन कौन सा होता है? मून प्यूबिस, क्लाइटोरिस एंड लेबिया मेजोरा। अब इन ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पे इसका नाम, जैसे पहले ऑप्शन में पहला दूसरा ये नहीं होगा, दूसरे ऑप्शन दिया दूसरा और तीसरा ये भी नहीं होगा, चौथे में दिया दूसरा तीसरा और पांचवा ये भी नहीं होगा। इसमें क्या होगा? तीसरा ऑप्शन हमारा आ रहा है तो यहाँ पे तीसरा भी दिया, फिर चौथा आ रहा है चौथा भी दिया, पांचवा है पांचवा भी दिया। सो द करेक्ट आंसर इज C। कौन कौन सा होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल? मून प्यूबिस, क्लाइटोरिस एंड लेबिया मेजोरा। सो द करेक्ट आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोअर नैरो एंड ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड। जो यूट्रस का लोअर पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है यूरेथ्रा,
दूसरा है सर्विक्स, तीसरा है क्लाइटोरिस, चौथा दिया वॉल्व्स। जो नैरो मतलब इंड होता है, लोअर नैरो इंड होता है यूट्रस का, उसे क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? cervix. The lower narrow end of uterus is known as cervix. So the correct answer is B. Next question is, in humans at the end of first meiotic division the male germ cell differentiate into, ह्यूमन बीइंग में जब पहला मियोटिक डिवीजन होता है तो जो मेल जर्म सेल होता है वो किस में चेंज होता है? पहले तो जैसे स्पर्मेटोगोनिया होता है, स्पर्मेटोगोनिया किस में चेंज होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। किस में चेंज होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर इसी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। यहाँ पे बात उसी चीज की गई है, बट क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। यहाँ पे देखो लिखा गया, हमें इससे समझना है। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, तो पहला मियोटिक डिवीजन किसमें होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद किसका फॉर्मेशन होता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। देखते हो ऑप्शन में क्या कह दिया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटाइट्स, दूसरा तीसरा ऑप्शन दिया स्पर्मेटोगोनिया, चौथा दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ऑफ मेल गैमेट विल डिफरेंशिएट इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। पहला मियोटिक डिवीजन किसमें होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बट इसमें यही चीज पूछा किसमें होता है और उसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद किसका फॉर्मेशन होता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी? इन चारों से बताना है कि कौन सा ओवरी से रिलीज होता है, कौन सी चीज ओवरी से रिलीज होती। पहला ऑप्शन है प्राइमरी oocyte, ये नहीं होगा। फिर तीसरा ऑप्शन दिया गया ग्राफियन फॉलिकल, ये भी नहीं होगा। चौथा है oogoनियम, ये भी नहीं होगा। बचा क्या? सेकेंडरी oocyte। ओवरी से कौन सी चीज रिलीज होती है? ओवरी से रिलीज क्या होता है? सेकेंडरी oocytes। The next question is, science of cultivation, breeding, marketing and arrangement of flowers is called. उस साइंस को क्या कहते हैं जिसमें कल्टीवेशन किया जाता है, ब्रीडिंग की जाती है, साथ साथ में उसकी मार्केटिंग की जाती है और फ्लावर के अरेंजमेंट को, जहां भी पूछा जाएगा कि फ्लावर के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, उसके अरेंजमेंट को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। जैसे नाम से ही रिलेशन है, जैसे फ्लोरी, फ्लोरी का क्या बोल सकते हैं? फ्लावर। तो फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या होता है? जहाँ पे फ्लावर की अरेंजमेंट की जाए, उसकी कल्टीवेशन की जाए और उस फ्लावर की जो है फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीडिंग के पर्पस के लिए उसका मार्केट में यूज किया जाए, उस साइंस को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट? इन चारों में से हमें ये बताना है कि कौन सा प्लांट ऐसा है जिसके अंदर वाटर पॉलिनेशन नहीं होता है। यहाँ पे नॉट की बात की गई, बच्चे नॉट देखते नहीं है और जैसे मैं कहता वो आंसर देख लेते, हाँ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, टिक कर दिया। यहाँ पे नॉट की बात की गई है, उस प्लांट का नाम बताना है जिसके अंदर वाटर पॉलिनेशन नहीं होता हो। पहले हम देख लेते होता किसके अंदर है। जोस्ट्रा के अंदर होता है, वेलेस्नेरिया में भी होता है और हाइड्रेला में भी होता है। बचा क्या? कैनबिस, कैनबिस में नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। The next question is, one of the most resistant biological material present in the exine of pollen grain is called. Exine क्या होता है? Pollen grain का outer layer. Exine is the outer layer of pollen grain. हमें ये बताना है कि ऐसी कौन सी चीज प्रेजेंट होती है pollen grain की outer layer के पास, that is exine, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस रहता है, मीन्स उस पर कोई भी पैथोजन अटैक नहीं कर सकता। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है पिक्टोसेलोस, दूसरा ऑप्शन दिया है स्पोरोपोलिन, तीसरा है सम्ब्रीन और चौथा है सेलोस। स्पोरोपोलिन की प्रेजेंस की वजह से पॉलन ग्रेन जो होता है वो हम उसको रजिस्ट करके रख सकते हैं कितनी भी दिन तक और किसी भी टेम्परेचर पर उसे हम रख सकते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉलन, स्पोरोपोलिन। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लांट विथ ओवरीज हैविंग ओनली वन और अ फ्यू ओव्यूल्स। ऐसा प्लांट जिसकी ओवरी के पास क्या प्रेजेंट होगा? या तो एक
या तो एक से ज्यादा क्या प्रेजेंट होंगे, ओव्यूल्स प्रेजेंट होगा, आर जनरली पॉलिनेटेड बाय। हमें उस प्लांट का नाम बताना है जिसके अंदर, जिसकी ओवरी में एक या एक से ज्यादा क्या प्रेजेंट होगा, ओव्यूल प्रेजेंट होगा। उस प्लांट के अंदर किस टाइप का पॉलिनेशन होगा, उस पॉलिनेशन का नाम बताना, प्लांट का नाम नहीं बताना, उस पॉलिनेशन का नाम बताना। यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया, प्लांट विथ ओवरीज, प्लांट के पास ओवरी प्रेजेंट है, उस ओवरी के पास एक या एक से ज्यादा ओव्यूल प्रेजेंट होंगे और उस प्लांट के अंदर किस टाइप का पॉलिनेशन होगा, हमें उस पॉलिनेशन का नाम बताना। सबसे पहला ऑप्शन दिया विंड, दूसरा है बीज, तीसरा बटरफ्लाइज और चौथा दिया है बर्ड्स। बुक में दिया गया है लाइन में जहां पे विंड पॉलिनेशन की बात की गई है कि विंड पॉलिनेशन उस स्पीसीज में होता है जिसके ओवरीज में, मतलब जिसके ओवरी में क्या प्रेजेंट होगा, एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज उस प्लांट के अंदर क्या होगा, विंड पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज persistence nucellus is called dash and is found in। persistence nucellus को क्या कहते हैं और किसके अंदर प्रेजेंट होता है, हमें यो बताना है। अगर हमें ऑप्शन याद है, मीन्स एग्जाम्पल याद है कि परसिस्टेंट न्यूक्लियस का ऑप्शन मतलब एग्जाम्पल होता है ब्लैक पेपर। यहाँ पे दो ऑप्शन में ही ब्लैक पेपर दिया गया तो दो ऑप्शन हम कट कर देते, ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें जो है ब्लैक पेपर का नाम नहीं दिया। हमें एग्जाम्पल याद है, क्या याद है, एग्जाम्पल याद है कि ब्लैक पेपर क्या होता है, परसिस्टेंट न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है, ब्लैक पेपर में। बट उस परसिस्टेंट न्यूक्लियस को क्या कहते हैं ये हमें नहीं याद है। अब बचा क्या, दो ऑप्शन बचे, एक है पेरिस्पर्म बचा और एक बचा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, एंडोस्पर्म के अंदर तो फूड रिजर्व रहता है, वो तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, एंडोस्पर्म के अंदर फूड रिजर्व रहता है। बचा क्या, परसिस्टेंस न्यूक्लियस इज नोन एज पेरिस्पर्म। परसिस्टेंट न्यूक्लियस को क्या बोलते, पेरिस्पर्म बोलते। तो यहाँ पे क्या होगा, पेरिस्पर्म। प्रेजेंट किसके अंदर होता है, ब्लैक पेपर के अंदर। हमें एग्जाम्पल याद था, हमने उसकी डेफिनेशन भी कर ली कि परसिस्टेंस न्यूक्लियस प्रेजेंट किस में होता है, पेरिस्पर्म उसे कहते हैं, और वो प्रेजेंट किस में होता है, ब्लैक पेपर में। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिडिल पीस ऑफ स्पर्म कंटेन। जो स्पर्म का मिडिल पार्ट होता है उसके पास कौन सी चीज प्रेजेंट होती। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है सेंट्रियोल और चौथा दिया गया है न्यूक्लियस। स्पर्म के मिडिल पीस के पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, स्पर्म को एटीपी के फॉर्म में क्या प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड करता फॉर द मूवमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन oocyte सेकेंडरी मैचुरेशन अकर इन। oocyte में सेकेंडरी मैचुरेशन किसके अंदर होता है। पहला ऑप्शन है फैलोपियन ट्यूब, दूसरा ऑप्शन है ओवरी, तीसरा है एब्डोमिनल कैविटी, चौथा है यूट्रस। oocyte में सेकेंडरी मैचुरेशन किस में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट पोलर बॉडी is formed at which stage of oogenesis। oogenesis के कौन से स्टेज में फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, किसका होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन oogenesis के कौन से स्टेज में होता है। पहला ऑप्शन है फर्स्ट मियोसिस, दूसरा है सेकेंड माइटोसिस, तीसरा है फर्स्ट माइटोसिस और चौथा है डिफरेंशिएशन। फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन फर्स्ट मियोसिस में होता है, किस में होता है, फर्स्ट मियोसिस। जब पहला मियोसिस डिवीजन होता है तो फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, जब सेकेंड मियोसिस डिवीजन होता है तब सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी की बात की गई। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरिन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिटरमाइंस द प्रेजेंस ऑफ। प्रेगनेंसी के समय जो यूरिन टेस्ट किया जाता है, ऐसा कौन सा हार्मोन उस यूरिन में प्रेजेंट होता है, सिक्रीट होता है उस यूरिन की हेल्प से, जिससे ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो लेडी प्रेग्नेंट है। पहला ऑप्शन है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, दूसरा एस्ट्रोजन, तीसरा प्रोजेस्टेरोन, चौथा दिया ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन।
इन तीन, ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एक अलग ही हार्मोन हो गया, तो इन तीन में से हार्मोन में से बताना है कि कौन सा हार्मोन उस यूरिन में प्रेजेंट होता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन प्रेजेंट होता है किसके अंदर, जब यूरिन का टेस्ट किया जाता है उस यूरिन के अंदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉली एम्ब्रियोनी कॉमनली फाउंड इन, पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन किस में प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन है बनाना, दूसरा है टोमेटो, तीसरा है पोटैटो, चौथा दिया गया है सिट्रस। पॉली एम्ब्रियोनी इज कॉमनली अकर इन सिट्रस फ्रूट, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली का मतलब मेनी, एम्ब्रियोनी का मतलब एम्ब्रियो, जिसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हो, दैट इज सिट्रस फ्रूट। हमने इस लेक्चर में प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।